आज भारत में एक ऐसी फिल्म आई है जो केवल बॉक्स ऑफिस पर नहीं चल रही बल्कि एक बहुत पुराने खेल को धुरंधर को लोग सिर्फ अच्छी फिल्म नहीं बोल रहे हैं, लोग बोल रहे हैं कि ये अलग है क्योंकि ये वही नहीं कर रही है जो बॉलीवुड सालों से करता आया है। इंडियन को ये मूवी बहुत 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 अच्छी लगेगी, जो ट्रेटर्स हैं उनको मिर्ची लगेगी। Durandar 2 flop movie, story by Don Head. Durandar first propaganda movie, Ranbir the FTP everything. अगर आपको भी ऐसा लगता है कि part of the sequence YouTube, सारे रिकॉर्ड स्टोरी की सीरीज। देखो यहाँ पर असली बात ये बिल्कुल नहीं है कि फिल्म अच्छी है या बुरी है, असली बात ये है कि फिल्म एग्जैक्टली क्या चेंज कर रही है। क्योंकि अगर आप ध्यान से देखोगे तो धुरंधर सिर्फ एक स्टोरी नहीं सुना रही है, ये एक पूरी सोच बदलने का काम कर रही है। I just got back from the movie The Revenge. Oh, but it makes you really think, like, the movie in general makes you think. It makes you even feel for the people of that country in a more sympathetic way than I ever have. That they have to deal with issues like this in their lives. I didn't feel like it was propaganda. I felt like it was truth so much that only those who want to hide the truth will be hurt in any way, shape, or form. I'll never apologize. Nobody should ever apologize for hurting a terrorist's feelings, no matter where they live or where they breathe. और यहीं से ये चीज इंटरेस्टिंग हो जाती है क्योंकि दुनिया में सिनेमा केवल एंटरटेनमेंट का सोर्स नहीं रहा है। अमेरिका ने हॉलीवुड के थ्रू अपनी सीआईए को एक ग्लोबल सुपर हीरो बना दिया है और वहीं इजराइल ने अपनी मोसाड को एक ऐसी एजेंसी बना दिया है जिसका नाम सुनते ही लोगों के दिमाग में फियर और रिस्पेक्ट दोनों एक साथ आ जाते हैं। लेकिन इंडिया में क्या हुआ? इंडिया में खेल इसका बिल्कुल उलट हुआ। सालों तक फिल्मों में कभी एनिमी को क्लियर दिखाया ही नहीं गया, कभी आधा सच दिखाया गया, कभी कहानी को इतना डाइल्यूट कर दिया गया कि असली प्रॉब्लम ही गायब हो गई। और धीरे धीरे ऑडियंस के दिमाग में एक नई रियलिटी बन गई जो ग्राउंड रियलिटी से बहुत अलग थी। अब धुरंधर क्या करती है? वो इस पूरे कंस्ट्रक्टेड रियलिटी को चैलेंज कर देती है। When we come around to this, I'll segue into this because my question, and the question that will have to be answered now to the world, has to be answered now, is who was Atika Med, first of all? Or even more curiously, this movie makes you think, okay? Who are ISI? And Lashkar-e-Taiba, or Taiba. Who's Lashkar-e-Taiba? L-E-T. Who are they? और इसी वजह से रिएक्शन भी नॉर्मल नहीं आता है। एक तरफ ऑडियंस इस फिल्म को सेलिब्रेट कर रही होती है और दूसरी तरफ कुछ लोग इसे विजिबली अनकंफर्टेबल मानते हैं। और यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि रिएक्शन केवल इंडिया में नहीं आता है, बॉर्डर के उस पार भी ये रिएक्शन साफ साफ देखा जा सकता है। और यहाँ से ये पता चलता है कि बात कहीं डीप हिट हुई है। और ना केवल बॉर्डर के पार बल्कि 7 समुंदर पार भी धुरंधर इंडियन स्पाई के बारे में एक परसेप्शन चेंज करती हुई दिखती है। heartbreaking, gut-wrenching, tear-jerking, plot-twisting, soul-crushing, awe-inspiring, ass-kicking fucking masterpiece. तो यहाँ पर सवाल ये नहीं है कि फिल्म हिट है या फ्लॉप, सवाल ये है कि आखिर धुरंधर ने ऐसा क्या छेड़ दिया जो इतने सालों से अनटच्ड था। क्यों एक फिल्म के आते ही इतने सालों का बना हुआ नैरेटिव हिलने लगा है? और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये, क्या ये सिर्फ एक फिल्म है या फिर ये इंडिया का पहला सीरियस जवाब है सीआईए और मोसाद जैसे ग्लोबल स्पाई नैरेटिव्स को? देखिए, आगे बढ़ने से पहले एक चीज साफ समझनी पड़ेगी कि सिनेमा सिर्फ एक टाइम पास या एंटरटेनमेंट नहीं होता है, बल्कि ये परसेप्शन बनाने का सबसे पावरफुल तरीका होता है। लोग जिस चीज को बार बार स्क्रीन पर देखते हैं, धीरे धीरे वो उनके लिए रियलिटी बन जाती है। और इसी वजह से बड़े बड़े देश अपनी आर्मी और इंटेलिजेंस एजेंसीज को फिल्मों में एक खास तरीके से दिखाते हैं ताकि दुनिया के दिमाग में उनकी ताकत बैठे, उनका डर बैठे और उनकी रिस्पेक्ट भी बढ़े। और इसीलिए इजराइल का केस एक बहुत ही इंटरेस्टिंग केस बन जाता है। एक छोटा सा देश, पॉपुलेशन दिल्ली से भी कम, रिसोर्सेज भी अमेरिका जैसे नहीं है, लेकिन फिर भी मोसाद का नाम सुनते ही दुनिया के दिमाग में क्लियर इमेज
जाती है कि ये एजेंसी कहीं भी जाकर काम कर सकती है, किसी को भी ट्रैक कर सकती है और अगर टारगेट तय हो जाए तो उसका बचना मुश्किल होता है। सच ये है कि मोसाद ग्राउंड पर पावरफुल है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है, लेकिन जो ग्लोबल ऑरा बना है उसे सिनेमा ने मल्टीप्लाई किया है। 1960s के बाद मोसाद के कुछ ऑपरेशंस जब दुनिया के सामने आने लगे तब इजराइल ने एक बहुत ही सिंपल लेकिन बहुत ही स्मार्ट चीज समझ ली, और वो चीज थी कि अगर ऑपरेशंस करोगे तो इम्पैक्ट लिमिटेड रहेगा, लेकिन अगर उन्हीं ऑपरेशंस को कहानी बनाकर दुनिया को दिखाओगे तो इम्पैक्ट कई गुना बढ़ जाएगा। और यहीं से मोसाद की एक सिनेमैटिक इमेज बनना शुरू हुई। हर ऑपरेशन सिर्फ न्यूज नहीं रहा, बल्कि धीरे धीरे उसकी स्टोरी बनी, उसे फिल्मों और शोज में दिखाया गया और इससे मोसाद की इमेज एक साइलेंट लेकिन अनस्टॉपेबल एजेंसी की बनती गई। एली कोहान नाम के एक इजरायली स्पाई की कहानी इसका सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग एग्जांपल है। एक आम इंसान को सीरिया भेजा गया, उसने वहां इतना डीप पेनिट्रेशन कर लिया कि वो सीरियन लीडरशिप के क्लोज सर्कल का हिस्सा बन गया। उसने गोलान हाइट्स जैसे क्रिटिकल मिलिट्री पोजीशंस की जानकारी इजराइल को दी, जिसने 1967 के 6 डे वॉर में इजराइल को एक बहुत बड़ा एडवांटेज दिया था। और जब इस कहानी को 1990 में बनी द इम्पॉसिबल स्पाई और बाद में नेटफ्लिक्स की सीरीज द स्पाई में पूरी दुनिया को दिखाया गया तो ये सिर्फ एक स्टोरी नहीं रह गई, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक मैसेज बन गया कि मोसाद दुश्मन के सिस्टम के अंदर जाकर उसे कंट्रोल कर सकता है। और इसी तरीके से अडोल्फ आइचमन का केस आता है, जो कि एक नाजी वॉर क्रिमिनल था जो अर्जेंटीना में सालों तक छुपकर रह रहा था। दुनिया प्रैक्टिकली उसे भूल चुकी थी, लेकिन मोसाद ने उसे ट्रैक किया, कैप्चर किया और इजराइल लेकर आए। इस ऑपरेशन को ऑपरेशन फिनाले, जो कि 2018 में बनी थी, और उससे पहले द हाउस ऑफ गैरीबाल्डी स्ट्रीट जैसी फिल्मों में दिखाया गया है। इन सभी फिल्मों ने एक बहुत ही क्लियर नैरेटिव बनाया कि इजराइल अपने दुश्मन को कभी नहीं छोड़ता, चाहे उन्हें ढूंढने में कितना भी समय क्यों ना लग जाए। और ऐसे सिनेमा से धीरे धीरे इजरायली स्पाइस की इमेज वर्ल्ड वाइड एक फियरलेस ब्रांड की तरह उभरने लग गई। कुछ ऐसे ही एंटाबे ऑपरेशंस, जिसमें युगांडा के हाईजैक फ्लाइट्स के हॉस्टेजेस को बचाने के लिए इजराइल ने हजारों किलोमीटर दूर जाकर ऑपरेशन एग्जीक्यूट किया था, उस पर भी रेड ऑन एंटाबे और ऑपरेशन थंडरबोल्ट जैसी फिल्में बनी हैं। ये फिल्में कमर्शियली काफी हिट रही हैं। और इसी तरीके से 2005 में बनी म्यूनिक या फिर सॉर्ड ऑफ गिडॉन जैसी फिल्मों में ऑपरेशन रैथ ऑफ गॉड के बारे में बताया गया है, जिसके बाद मोसाद की इमेज और ज्यादा एग्रेसिव बन गई। इसके अलावा रेड सी ड्राइविंग रिसोर्ट जैसी फिल्मों में ऑपरेशन ब्रदर्स जैसे मिशंस को दिखाया गया है, जिसके कारण मोसाद को सिर्फ एक ऑफेंसिव एजेंसी नहीं बल्कि प्रोटेक्टिव फोर्स के रूप में भी दिखाया जा सका। और इससे मोसाद की इमेज और स्ट्रांग हो गई, क्योंकि एजेंसी सिर्फ मारती नहीं है बल्कि अपने लोगों को बचाती भी है। इजराइल ने या फिर यूं कहें यहूदियों ने अपने दुश्मन के एलिमिनेशन पर भी कई मूवीज बनाई हैं, चाहे वो दुबई में हमास कमांडर महमूद अल मबहो के असैसिनेशन से इंस्पायर्ड फिल्म किडॉन हो, या फिर 2004 में बनी वॉक ऑन वाटर जैसी फिल्म हो, जिसमें कॉवर्ट एलिमिनेशन और ट्रैकिंग को दिखाया गया है। अभी पिछले कुछ सालों में रिलीज हुई इनकी एक सीरीज है फौदा, जो कि मेरी पर्सनल फेवरेट है। ये सीरीज मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करूंगा कि देखो, और ये वर्ल्ड वाइड पॉपुलर है, जो इजराइल फिलिस्तीन विवाद को इजराइल के नजरिए से दिखाती है। इस सीरीज के कई सीजन आ चुके हैं और दुनिया में बहुत बड़ी संख्या में लोग इजराइल फिलिस्तीन मुद्दे को फौदा जैसी सीरीज में जो दिखाया गया है उसी से समझते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहूदी अपने सिनेमा में अपने एनिमीज को कभी सॉफ्टन नहीं करता है। वहां पर कोई भी मिसअंडरस्टूड टेररिस्ट या फिर भटका हुआ युवा वाला नैरेटिव नहीं होता है, कोई भी बोथ साइड सेम वाली कहानी नहीं होती है। थ्रेट क्लियर होता है, एनिमी क्लियर होता है और रिस्पांस भी क्लियर होता है। और इसी क्लैरिटी ने उनके फिल्मों की स्टोरी टेलिंग को पावरफुल बनाया है। यहां तक कि जब फेलियर्स हुए, जैसे कि लिली हैमर अफेयर, जिसमें मोसाद ने नॉर्वे में गलती से एक गलत आदमी को टारगेट कर दिया था, तब भी उन्हें फिल्म के अंदर इस तरीके से फ्रेम किया गया कि एजेंसी की ओवरऑल स्ट्रेंथ पर कोई सवाल नहीं उठा। धीरे धीरे इन सभी फिल्मों और सीरीज ने मिलकर एक स्ट्रॉन्ग परसेप्शन बना दिया। आज मोसाद को लेकर जो फियर और रिस्पेक्ट है वो सिर्फ रियल ऑपरेशंस की वजह से तो है ही, पर साथ ही मूवीज ने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, वो भी स्पेशली नॉन इजरायली ऑडियंस के लिए। और यही इस पूरे मॉडल की असली ताकत है, यानी कि पहले रियल काम किया जाता है जमीन पर, फिर उसे कहानी में बदला जाता है और फिर वही कहानी परसेप्शन बन जाती है। धीरे धीरे परसेप्शन रियलिटी से भी ज्यादा पावरफुल हो जाता है। लेकिन यह काम सिर्फ यहूदियों ने नहीं किया है, इजराइल ने अपने सिनेमा के रास्ते या फिर हॉलीवुड के जरिए ये जो स्ट्रैटेजी फॉलो की थी, उसी को अमेरिका के हॉलीवुड ने अमेरिकन CIA के लिए इतना बड़ा बना दिया कि पूरी दुनिया में उनकी स्पाई एजेंसी भी ग्लोबल ब्रांड बन गई। देखिए, इजराइल ने अपने रियल ऑपरेशंस को सिनेमैटिक फॉर्म में दिखाकर मोसाद की इमेज को मजबूत किया, लेकिन हॉलीवुड ने स्टोरी टेलिंग को इतना ज़्यादा पावरफुल बना दिया कि CIA सिर्फ एक एजेंसी नहीं रही बल्कि एक आइडिया बन गई। एक ऐसा आइडिया जो पूरी दुनिया को ये यकीन दिलाता है कि अमेरिका हर जगह मौजूद है और हर सिचुएशन को वो कंट्रोल कर सकता है। असल में हॉलीवुड और CIA का जो रिलेशनशिप है ना, ये बहुत पुराना है और ये केवल इंस्पिरेशन तक लिमिटेड नहीं है। कई केसेस में CIA ने डायरेक्टली फिल्म मेकर्स के साथ कोलैबोरेट किया है, स्क्रिप्ट्स के ऊपर उन्होंने अपना इनपुट दिया है,
एक्सेस दिया है ताकि उनकी इमेज एक खास तरीके की दिखे। ये वही रीजन है कि हॉलीवुड की स्पाई मूवीज में आपको अक्सर एक ही पैटर्न देखने को मिलता है। चाहे सिचुएशन कितनी भी कॉम्प्लेक्स हो जाए, अंत में कंट्रोल अमेरिकन इंटेलिजेंस के हाथ में ही मिलेगा। और इसका सबसे क्लियर एग्जांपल आर्गो 2012 में आई हुई मूवी में देखने को मिलता है। यह फिल्म कैनेडियन केपर पर बेस्ड है, जहां CIA ने ईरान से अपने डिप्लोमेट्स को निकालने के लिए एक फेक हॉलीवुड फिल्म प्रोजेक्ट का इस्तेमाल किया। अब सोचिए, रियल ऑपरेशन में भी हॉलीवुड को कवर के तौर पर इस्तेमाल किया गया, बाद में उसी स्टोरी को हॉलीवुड फिल्म बनाकर दुनिया को दिखा देती है। इस तरह रियलिटी और सिनेमा दोनों मिलकर एक नैरेटिव क्रिएट करते हैं। नैरेटिव ये होता है कि CIA सिर्फ इंटेलिजेंस एजेंसी नहीं है, बल्कि क्रिएटिविटी और डिसेप्शन दोनों का मास्टर है। इसी तरीके से जीरो डार्क 30 ये भी 2012 में ही आई थी। इसको एक बार देख लो। इस फिल्म में ओसामा बिन लादेन को ट्रैक करने की पूरी कहानी दिखाई जाती है। फिल्म में पूरा फोकस CIA की इंटेलिजेंस कैपेबिलिटी पर होता है। ऑडियंस को यह फील कराया जाता है कि सालों की मेहनत, डेटा एनालिसिस और ट्रैकिंग के बाद आखिरकार CIA ने दुनिया के सबसे वांटेड टेररिस्ट को खत्म कर दिया। यहाँ ना एक बहुत सटल चीज होती है। पूरे ऑपरेशन को सिंप्लीफाई करके एक स्ट्रॉन्ग नैरेटिव बनाया जाता है, जिसमें CIA का रोल डोमिनेंट दिखाया जाता है। और इससे परसेप्शन ये बनता है कि दुनिया को सभी प्रॉब्लम से बचाने वाला कौन? CIA। कौन है मसीहा? CIA। अब अगर हॉलीवुड के फिक्शनल कैरेक्टर्स को देखें तो यहाँ गेम और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है। जेम्स बॉन्ड टेक्निकली ब्रिटिश MI6 का एजेंट है, लेकिन हॉलीवुड ने उसे ग्लोबल स्पाई बना दिया है। जेसन बॉर्न, ईथन हंट जैसे कैरेक्टर्स को देखो, जो बॉर्न सीरीज और मिशन इम्पॉसिबल में दिखाई देते हैं। ये सारे कैरेक्टर्स फिक्शनल हैं, लेकिन सबको अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसी का मेंबर बना के ग्लोबल ब्रांड बनाया गया। और रियलिटी में इंटेलिजेंस ऑपरेशन टीम एफर्ट होते हैं। डजन्स ऑफ एनालिस्ट बैठते हैं, फील्ड एजेंट्स होते हैं, सपोर्ट स्टाफ इन्वॉल्व होता है। लेकिन हॉलीवुड इसे और ज्यादा सिंप्लीफाई करके एक सुपर एजेंट में बदल देता है। इस सबसे ऑडियंस के दिमाग में एक इमेज बैठ जाती है कि CIA के जो एजेंट्स हैं वो ऑलमोस्ट सुपर ह्यूमंस होते हैं, जो हर सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं। यही सिनेमैटिक एग्जैजरेशन धीरे धीरे एक परसेप्शन बन जाता है। हॉलीवुड की फिल्मों में एक पैटर्न क्लियरली देखने को मिलता है। अमेरिकन मिलिट्री और इंटेलिजेंस एजेंसीज, इनको सिर्फ अपने देश के प्रोटेक्टर के रूप में नहीं, बल्कि दुनिया के सेवियर के रूप में दिखाया जाता है। फिर चाहे वो मिडल ईस्ट के क्राइसिस क्यों ना हो, न्यूक्लियर थ्रेट क्यों ना हो, ग्लोबल टेररिज्म क्यों ना हो, या इवन एलियन का अटैक ही क्यों ना हो, हर जगह फाइनल सॉल्यूशन अमेरिका के पास ही होता है। देखो, हॉलीवुड के जो सबसे बड़ी एडवांटेज है ना, वो उसकी ग्लोबल रीच है। इजराइल की फिल्मों का इम्पैक्ट लिमिटेड ऑडियंस तक जाता है, लेकिन हॉलीवुड की मूवीज दुनिया के हर कोने में देखी जाती हैं। नेटफ्लिक्स, थिएटर्स, डबिंग, इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूशन, इन सब ने मिलके CIA की इमेज को ग्लोबल लेवल पर एस्टेब्लिश कर दिया है। आज अगर दुनिया के किसी हिस्से में आप स्पाई एजेंसी की बात करोगे तो लोगों के दिमाग में सबसे पहले CIA ही आएगा। धीरे धीरे ये इतना नॉर्मलाइज हो चुका है कि CIA ना सिर्फ अमेरिका में बल्कि ग्लोबली एक बहुत बड़ा ब्रांड बन चुका है। और यही वो जगह है जहां सबसे बड़ा कंट्रास्ट देखने को मिलता है, क्योंकि जहां इजराइल और अमेरिका ने अपनी इंटेलिजेंस एजेंसीज को स्ट्रॉन्ग बनाकर दुनिया के सामने पेश किया है, वहीं भारत के सिनेमा इंडस्ट्री ने खुद अपनी ही एजेंसी की इमेज बहुत कमजोर कर रखी है। देखिए, ये कोई एक दो फिल्म की बात नहीं है कि कैसे इंडियन फिल्म्स ने अपनी ही एजेंसीज की वॉट लगाई है। ये एक पैटर्न है, ये एक कंसिस्टेंट नैरेटिव है जो सालों तक बिल्ड हुआ है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि ये सब धीरे धीरे हुआ है, इतना धीरे कि ऑडियंस को पता ही नहीं चला कि उनके दिमाग में क्या फीड किया जा रहा है। जहां बाकी देशों की मूवीज में उनके सोल्जर्स और स्पाइस को स्ट्रॉन्ग, डिसाइसिव और कैपेबल दिखाया जाता है, वहीं बॉलीवुड ने बार बार इंडियन आर्मी और इंटेलिजेंस एजेंसीज को कंफ्यूज्ड, ऑप्रेसिव और मोरली क्वेश्चनेबल दिखाया। एक्सेप्शंस जरूर हैं, जैसे बॉर्डर या फिर लक्ष्य, लेकिन ओवरऑल अगर ट्रेंड देखा जाए तो नैरेटिव अलग ही दिशा में जाता दिखता है। एंड आई एम नॉट इवन किडिंग, इस पैटर्न की शुरुआत बहुत सटल तरीके से हुई थी। दिल से 1998 में बनी थी, जिसमें इंडियन आर्मी को ऑपरेसिव फोर्स के रूप में दिखाया गया था, जिसमें वो कश्मीर की लड़कियों के साथ यौन हिंसा कर रहे थे। इसी तरीके से मिशन कश्मीर सन 2000 में आई थी, जिसमें एक बच्चे को रेडिकलाइज होते हुए दिखाया गया था, लेकिन इसका कारण था इंडियन आर्मी का एक्शन। हैदर आई थी 2014 में,
जहां पर पूरा नैरेटिव कश्मीर में ह्यूमन राइट्स के वायलेशंस के इर्द गिर्द घूमता है। आर्मी को एक डोमिनेटिंग और सप्रेसिव पावर की तरह दिखाया जाता है। और तो और भाई साहब, जो सेपरेटिस्ट होते हैं उनके एंगर को इनडायरेक्टली जस्टिफाई किया जाता है। जावेद, तुम यस सर, घर वालों को बाहर इकट्ठा करो। पर सर, यहाँ परवाह नहीं होता मियाँ, सिर्फ ऑर्डर्स होते हैं। मूव! सफाई करते नहीं बनता है। चल इधर आ, चल इधर आ। क्यों बे बकरे साले? चल बता, क्या नाम है? मुस्ताक। हैं? जी मुस्ताक। बोल बोल। मेरे घर में 15 AK-47 है। हालांकि वो बात अलग है कि इस मूवी का एक चाइल्ड एक्टर बाद में बड़ा होकर एक टेररिस्ट बन गया था। हो सकता है कि मूवी की शूटिंग के दौरान भी इंडियन आर्मी ने उसको ऑप्रेस कर दिया हो। इसी तरीके से शौर्य, जो कि 2008 में बनी थी, उसमें इंडियन आर्मी के ऑफिसर्स को रेडिकल और ब्रूटल दिखाया गया है, जहां सो कॉल्ड माइनॉरिटीज के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन एंगल डाल दिया गया है आर्मी की तरफ से। वो अलग बात है कि बाद में ये बैकफायर कर गया, लेकिन ये सिर्फ सीरियस फिल्मों तक लिमिटेड नहीं रहा है। धीरे धीरे बॉलीवुड ने आर्मी की डिग्निटी को भी डिग्रेड करना शुरू कर दिया था। आप नसरुद्दीन शाह की तहलका मूवी की बात कर लो, जिसमें इंडियन आर्मी के ऑफिसर्स को ठरकी और हवसी दिखाया गया था। इससे पहले कि मेजर कृष्णराव का बुलावा आ जाए, गंगा स्नान कर ही लिया जाए। अरे गंगा क्या, मैं तो जमुना स्नान करने को तैयार हूं। उल्टा इसमें यह भी दिखाया गया था कि वो लोग हवस के कारण खुद लड़की बन के लड़कियों के स्विमिंग पूल में चले गए। प्रेमियों के मौसम विभाग की भविष्यवाणी है। टाइम के साथ ये ट्रेंड और ज्यादा डेंजरस हो गया, खासकर OTT के आने के बाद। जैसे जैसे रीच बढ़ी, इस नैरेटिव का नॉर्मलाइजेशन और ज्यादा बढ़ गया। गुंजन सक्सेना द कारगिल गर्ल में इंडियन एयरफोर्स को रिग्रेसिव और डिस्क्रिमिनेटरी दिखाया गया। हालांकि असली गुंजन सक्सेना ने खुद इन क्लेम्स को आउटराइटली रिजेक्ट कर दिया था कि उनके साथ एयरफोर्स में डिस्क्रिमिनेशन हुआ है। ऋतिक रोशन की फाइटर जैसी फिल्मों में एयरफोर्स यूनिफॉर्म को सिनेमैटिक प्रॉप की तरह यूज किया गया। फिर दोबारा बोल सकता हूँ, क्योंकि तूने वासीपुर बनाई है। तू ऐसा वैसा क्या नहीं है, तू क्यों का रणवीर सिंह है, एकदम टॉप। मुझे देखते ही इंडिया का दिल रम पम 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 रम पम 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 करने लगता। एकता कपूर की वेब सीरीज में तो आर्मी यूनिफॉर्म की पूरी साख को ही मिट्टी में मिला दिया गया। कुली नंबर 1 के रीमेक में बैकग्राउंड डांसर्स को आर्मी और नेवी यूनिफॉर्म में डांस करते हुए दिखाया गया और बलिदान बैच जैसे इलीट मिलिट्री ऑनर को डिसरिस्पेक्ट किया गया। और आयरनी देखिए, ये वही बॉलीवुड है जो एक तरफ इंडियन आर्मी और एजेंसीज को डिग्रेड कर रहा था, वहीं दूसरी तरफ एनिमी फोर्सेस का चरण चुंबन भी कर रहा था। पठान इसका सबसे क्लियर एग्जांपल है। एक एक्स इंडियन सोल्जर जिसे अशोक चक्र मिल चुका है, वो आतंकवादी बन जाता है और उससे लड़ती है ISI एजेंट रुबीना मोहसिन। इसी तरीके से एक था टाइगर, या फिर टाइगर जिंदा है, इसमें भी कुछ भी कचरा परोसा गया है। यहाँ तक कि रॉ और ISI को जॉइंट ऑपरेशंस करते हुए दिखाया गया है। पर वहीं दूसरी तरफ इंडियन एजेंट्स पर मूवीज बनाने की बात आती है तो उसमें बॉलीवुड अपना प्रोपेगेंडा ले आता है। फॉर एग्जाम्पल, आप रविंद्र कौशिक जी की बात कर लो, जो भारत के सबसे ग्रेटेस्ट स्पाइस में से एक माने जाते हैं, जिन्हें द ब्लैक टाइगर के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने पाकिस्तानी आर्मी में इन्फिल्ट्रेट करके सालों तक भारत के लिए जान जोखिम में डालकर इंटेलिजेंस का काम किया था। लेकिन जब 2019 में उनकी लाइफ पर बेस्ड एक फिल्म आई जिसमें जॉन इब्राहिम ने लीड रोल प्ले किया, तो उनका नाम बदलकर रहमतुल्लाह खान रख दिया गया। और इस सब को मिलाकर पता है क्या हुआ? बावजूद इसके कि हमारी आर्मी, हमारे स्पाइस और हमारी एजेंसीज वर्ल्ड के वन ऑफ द मोस्ट प्रोफेशनल और फाइनेस्ट में आते हैं, धीरे धीरे ऑडियंस के दिमाग में ये बैठने लगा कि डिफेंस में हम काफी इंफीरियर हैं। और यही सबसे डेंजरस परसेप्शन है। ये वही बॉलीवुड है जो ISI एजेंट्स का नाम प्राउडली दिखाता है, लेकिन भारत के असली हीरोज के ऊपर कहानी बनाने पर उसे जेनेरिक मुस्लिम नाम दे देता है ताकि अपने आकाओं को खुश कर सके। राजी जैसी फिल्में भी इसी कैटेगरी में आती हैं। यह फिल्म हरिंदर सिक्का के नॉवल पर बेस्ड है, पर फिल्म में आलिया भट्ट का कैरेक्टर, जो कि एक भारतीय स्पाई का है, उसको जबरदस्ती प्रो पाकिस्तान सिंपैथी के एंगल से दिखाया गया है। जबकि नॉवल के अंदर ये जो भारतीय स्पाई थी, ये 100% पेट्रियोटिक थी। और फिल्म के जो एक्चुअल राइटर हैं, वो फिल्म के बारे में ये कह रहे थे फिल्म के रिलीज के बाद, राजी में ना तो कोई तिरंगा दिखाया गया और ना कोई जनगण गाया गया, बल्कि उसको डिप्रेशन स्टेट में लाया गया। पाकिस्तान के फ्लैग दिखाए गए और इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी को नीचे दिखाया गया।
ये लेफ्टिस्ट अप्रोच के खिलाफ में इतनी सफाई से काम किया गया, मुझे पूछिए वो दर्द कहाँ होता है। और देखिए इस पूरे प्रोसेस का फाइनल रिजल्ट ये हुआ कि भारत ने कभी भी अपने स्पाई एजेंसीज को वो पहचान नहीं दी जो वो डिजर्व करती थी। हालांकि जब जनता का बॉयकॉट प्रेशर बढ़ा तो पिछले कुछ सालों में अच्छी मूवीज बनी जिसमें इंडियन आर्मी और इंडियन डिफेंस फोर्सेस को अच्छे तरीके से पोर्ट्रे किया गया है। लेकिन अफसोस, जहां पर बॉलीवुड में ये पॉजिटिव चेंज आया वहीं साथ में एक नया ट्रेंड भी देखने को मिला, जबरदस्ती के लव एंगल्स का। और इसी कारण से धीरे धीरे एक बहुत बड़ा वैक्यूम बन गया जिसमें इंडियन इंटेलिजेंस कभी भी एक स्ट्रॉन्ग सिनेमैटिक आइडेंटिटी नहीं बना पाई। ना तो मोसाद जैसा ऑरा बना, ना ही CIA जैसा डोमिनेंस बना पाए। लेकिन भाई साहब कहते हैं ना कि कोई भी वैक्यूम ज्यादा टाइम तक खाली नहीं रह पाता, क्योंकि जब गैप बहुत बड़ा हो जाता है तब एक डिसरप्शन आता है। और वही डिसरप्शन इस बार एक फिल्म के थ्रू आया है जो इस पूरे पैटर्न को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। यहां पर धुरंधर की एंट्री होती है, लेकिन ये सिर्फ एक फिल्म की एंट्री नहीं है बल्कि पूरे नैरेटिव शिफ्ट की शुरुआत है। क्योंकि पहली बार फोकस केवल स्टोरी पर नहीं है बल्कि इमेज पर है। वही काम जो इजरायली सिनेमा ने मोसाड के लिए किया और हॉलीवुड ने CIA के लिए किया। सबसे पहले बदलाव क्लैरिटी का है। पहले की फिल्मों में या तो दुश्मन को साफ साफ नहीं दिखाया जाता था या फिर बात को डाइल्यूट इतना कर दिया जाता था कि बात ही खत्म हो जाती थी। और धुरंधर में ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। यहाँ साफ साफ बताया जाता है कि आतंकवाद कहाँ से आता है, कैसे ऑपरेट करता है और कैसे इंडिया को टारगेट बनाया जाता है, और फिर अंत में इंडिया कैसे उसका मुंह तोड़ जवाब देता है। इससे ऑडियंस के दिमाग में जो सालों से कंफ्यूजन चल रही थी वो टूटने लगती है। फिर दूसरा बदलाव है सिस्टम को दिखाने का। पहले रॉ एजेंट्स को अक्सर ISI एजेंट्स के साथ गुलू करते हुए दिखा दिया जाता था या कंफ्यूज दिखा दिया जाता था। लेकिन धुरंधर ने दिखाया है कि इंडियन स्पाई कितने पावरफुल और प्रोफेशनल हैं। और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चेंज ये है कि धुरंधर ने इंडियन स्पाई को आज ना सिर्फ इंडिया में बल्कि इंटरनेशनली भी एक सॉफ्ट पावर की तरह प्रेजेंट किया है। और ये बात मैं खुद नहीं कह रहा हूँ, बड़े बड़े देशों के राष्ट्र अध्यक्ष इस बात को कर रहे हैं। अब अगर आप इसे बड़ी पिक्चर में देखो तो धुरंधर वही फॉर्मूला फॉलो कर रही है जो बाकी देशों ने पहले यूज किया हुआ है। इजराइल ने अपने ऑपरेशंस को स्टोरीज में बदला और मोसाद की स्ट्रॉन्ग इमेज बनाई। हॉलीवुड ने CIA को पावरफुल और ग्लोबल एजेंसीज की तरह दिखाया। धुरंधर उसी डायरेक्शन में इंडियन इंटेलिजेंस को दिखाने की शुरुआत करती है। देखो ये जो एक फिल्म है ना, ये सब कुछ नहीं बदल देगी, लेकिन डायरेक्शन बदल चुकी है। And there was enough people on social media shining the light on this movie to warrant a top 3 spot in the United States against all odds. So suck on that, Bollywood and Hollywood. In the theater where I was at AMC High Woods, lots of woods, many woods that could have or would have but didn't do anything to help this film, but it still progressed. और अगर आगे भी इसी तरीके से फिल्म बनती रही तो इंडिया भी अपना स्ट्रॉन्ग स्पाई नैरेटिव बना सकता है। बाकी आप लोगों को क्या लगता है इस बारे में, अपने विचार कमेंट्स में अवश्य लिखिए। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो UPI, पेट्रियन और ज्वाइन बटन, इन तीनों के थ्रू सपोर्ट किया जा सकता है। आप देख रहे थे आज की ताज़ा खबर। जय हिंद, जय भारत।